खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी से कहता है, इसका मतलब सुहानी वाकई विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है। निशा अपना सर पकड़ कर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सुहानी और उस साय के बीच कोई कनेक्शन है? विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी क्या तुम इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी भी अभी तक काफी परेशान थी। वो ना में अपना सिर हिलाकर कहती, नहीं, मैं शिमला तो क्या, मैं इससे पहले हिमाचल भी कभी नहीं आई। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब तुम्हारे और उस मनहूस साय के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं हो सकता। फिर तुम उस साय के शिकार को अपने सपनों में कैसे देख सकती हो? सुहानी विवेक के इस सवाल पर कुछ नहीं कहती। वो यही सब सोचते हुए बस वहां बैठी रहती है। कुछ देर के बाद वो तीनों कैफे से बाहर चले जाते हैं। निशा सुहानी को लेकर हॉस्टल आ जाती है। कमरे में आकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू आराम कर, मुझे कुछ जरूरी काम से कॉलेज जाना है। सुहानी कहती है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। निशा सुहानी को मना करते हुए कहती, नहीं, आज तू आराम कर, वैसे भी पूरी रात लॉकअप में तू सो भी नहीं पाई होगी, तू कल से चलना। सुहानी निशा की बात मान जाती है। वो भी इस वक्त काफी थकी हुई थी। कल सुबह से उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि स्ट्रेस की वजह से उसके सर में अब तेज दर्द हो रहा था। निशा सुहानी को हॉस्टल में ही छोड़कर कॉलेज चली जाती है। निशा के जाने के बाद सुहानी अपने बेड पर लेट जाती है और ऊपर चल रहे पंखे की ओर देखने लगती है। सुहानी कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, फिर भी उसकी आंखों में नींद बिल्कुल ही गायब थी। बेड पर लेटे हुए सुहानी युवराज के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद से कहती है, आखिर युवराज सर चाहते क्या हैं? उन्हीं की वजह से कल मैं लॉकअप में थी और वही मेरे लिए लॉकअप में भी आ गए। मुझे खाना भी खिलाया और मेरे लिए पूरी रात वहां रुके। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? यही सब सोचते सोचते सुहानी की आंख लग जाती है। सुहानी आराम से अपने कमरे में सो रही थी। कुछ देर के बाद उस कमरे में कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठती है और अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी की नजर कमरे की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ है। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कांच किसी के पत्थर मारने से टूटा है। सुहानी अपने बेड से नीचे उतरकर कुछ ढूंढने लगती है। वो देखती है कि नीचे एक पत्थर पड़ा है जिस पर कागज लिपटा हुआ था। सुहानी उस पत्थर को उठाकर उस पर लिपटा हुआ कागज निकालकर उसे देखने लगती है। उस कागज में एक मैसेज लिखा था, आज दोपहर 2 बजे मुझे शहर के बाहर के एनर्जी पार्क में मिलो, रोहित। सुहानी अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखती, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। सुहानी समझ जाती कि ये मैसेज रोहित ने उसके लिए भेजा है। वो सोच में पड़ जाती है। विवेक ने तो कहा था कि रोहित सुबह ही अपने घर चला गया, तो फिर ये क्या है? कुछ देर सोचने के बाद सुहानी आगे कहती है, शायद मुझे वहां जाना चाहिए। सुहानी रेडी होने के लिए चली जाती। इधर युवराज पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर आ जाता है। अपनी कार पार्क करके युवराज गुस्से में अपने घर के अंदर जाता है। अंदर आकर युवराज अपने एक सर्वेंट से पूछता है, डैड कहाँ है? वो सर्वेंट युवराज को इस तरह गुस्से में देखकर डर जाता है। वो डरते हुए कहता है, युवराज बाबा बड़े साहब अपने स्टडी रूम में। युवराज गुस्से में स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो स्टडी रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया काउच पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर यशवंत कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। युवराज उसे गुस्से से पद्मिनी को देखकर कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर यशवंत युवराज की इस हरकत से नाराज होकर उसे कुछ कहते हैं। युवराज, ये क्या तरीका है बात करने का? युवराज कहता है, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। मिस्टर यशवंत दीवान आगे कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी पद्मिनी उनसे कहती है, इट्स ओके मिस्टर दीवान, मैं चलती हूँ, आप बात कर लीजिए। पद्मिनी युवराज को एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युवराज गुस्से में पद्मिनी से नजरें फेर लेता है। इधर मिस्टर दीवान भी खुद को शांत करते हुए युवराज से कहते हैं, क्या बात है युवराज, तुम परेशान लग रहे हो? युवराज ऊंची आवाज में कहता है, क्या हो रहा है शहर में? मिस्टर दीवान अनजान बचते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है मतलब? युवराज और भी गुस्से से कहता है, आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? पहले तो यहाँ सिर्फ उन लोगों की मौत होती थी जो रात में पुराने रोड पर जाते थे, लेकिन अब लोग कहीं से भी गायब होकर मर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? युवराज की बात को सुनकर यशवंत दीवान के माथे पर पसीना आ जाता है। अब युवराज उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ देख सकता था। वो हकलाते हुए युवराज से कहते हैं, बेटा मेरा भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज अपनी उनकी आंखों में नाराजगी के साथ देखते हुए कहता है, भरोसा और आप पर?
आप मुझसे भरोसे की उम्मीद कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। युवराज की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मिस्टर दीवान की आंखें नम हो जाती। वो रूंधे गले से कहते, नहीं बेटा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब कैसे हो गया? युवराज समझ जाता है कि उसे यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो मिस्टर यशवंत दीवान से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद मिस्टर दीवान सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने आप से कहते हैं, ये अपने बच्चे के साथ मैंने क्या कर दिया। युवराज अब अपने कमरे में जाता है। युवराज का कमरा बहुत ही आलीशान था। उसके कमरे को एक से बढ़कर एक महंगी चीजों से सजाया गया था। युवराज गुस्से में वहां रखे वॉच को देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। काफी देर तक उसने खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। युवराज अब डिसाइड कर चुका था कि वो चुप रहकर हालात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जानकर ही रहेगा कि इस शहर में आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। वो जानता था कि इस वक्त एक ही इंसान उसकी मदद कर सकती थी और वो इंसान सुहानी थी। वैसे तो युवराज सुहानी को बचाने के लिए उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, लेकिन वह समझ गया था अब बहुत देर हो चुकी है। न जाने कैसे, लेकिन सुहानी इन सब का हिस्सा बन चुकी थी। युवराज अपने आप से कहता है, मुझे सुहानी से बात करनी ही होगी। यह कहकर वो अपनी कार कीज उठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन में युवराज सुहानी के हॉस्टल पहुंच जाता है और हॉस्टल से कुछ दूर अपनी कार रोक देता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती। उस लड़के ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। युवराज देखता है कि वो लड़का एक पत्थर पर कागज लपेटकर सुहानी के कमरे की खिड़की पर फेंकता है। युवराज समझ जाता है कि वो लड़का सुहानी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का पत्थर फेंककर तुरंत ही वहां से चला जाता है। युवराज भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर के बाद युवराज हॉस्टल के बाहर ही रुकता है और फिर वो सुहानी को हड़बड़ी में हॉस्टल से बाहर निकलते देखता है। युवराज को इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए वो हॉस्टल के अंदर नहीं गया था। सुहानी ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है। युवराज को अंदाजा हो जाता है कि सुहानी शायद उसी लड़के से मिलने जा रही है। युवराज को सुहानी की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी कार से उस ऑटो का पीछा करता है। सुहानी का पीछा करते हुए युवराज शहर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ऑटो एनर्जी पार्क के सामने रुक जाती है। सुहानी ऑटो से निकलकर पार्क के अंदर चली जाती है। युवराज भी सुहानी की नजरों में आए बिना पीछे पीछे पार्क के अंदर जाता है। दोपहर का वक्त था, इसलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। सुहानी पार्क में फाउंटेन्स के पास खड़ी होकर रोहित का इंतजार कर रही थी। युवराज भी सुहानी से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में रुक जाता है। युवराज नहीं जानता था कि वो हुडी वाला लड़का रोहित है और अभी सुहानी रोहित का ही इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वही हुडी पहने वो लड़का सुहानी के पास आता है। वो सुहानी के सामने आकर अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। रोहित का चेहरा देखकर युवराज चौंक जाता है और बहुत ध्यान से सुहानी और रोहित के बीच की बातें सुनने लगता है। सुहानी रोहित से कहती है, रोहित, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कल से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। सुहानी एक ही सांस में बहुत कुछ बोल देती है। रोहित सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, सुहानी, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात अभी सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शिमला में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मुझे अब अंडरग्राउंड होना होगा। सुहानी हैरानी से कहती, क्या तुम पर हमला हुआ था? लेकिन क्यों और ये किसने किया? रोहित कहता है, मुझे मिस्टर यशवंत दीवान से जान का खतरा है। रोहित की ये बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। वो सोचता है, डैड से रोहित को क्यों खतरा है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? रोहित के इस जवाब से सुहानी भी आश्चर्य में पड़ जाती। वो कहती है, रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें यशवंत दीवान से खतरा क्यों है और क्यों? रोहित जवाब देता है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई शहरों से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे सारे लिंक शिमला से जुड़े हुए नजर आए। तभी मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस किडनैपिंग के पीछे मिस्टर यशवंत दीवान का हाथ है। सुहानी और युवराज ये सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। युवराज के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। युवराज का मन कर रहा था कि वो रोहित के पास जाकर खुद उससे सब पूछे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। सुहानी रोहित से कहती है, मिस्टर यशवंत दीवान, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है? रोहित कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ सुहानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ।
एक और बात, मिस्टर दीवान ये किडनैपिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही सुहानी आश्चर्य से पूछती है, किसके लिए? युवराज भी यही जानना चाहता था। रोहित कहता है, पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिससे यशवंत दीवान डर रहे हैं। एक रात मैं सबसे छुपकर दीवान विला के अंदर गया था। तब मैंने यशवंत दीवान को किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो कोई है जो उन्हें नहीं छोड़ेगी। शायद उन्हें कोई धमकी दे रहा है। सुहानी हैरानी से कहती है, इतने पावरफुल इंसान को कौन धमकी दे सकता है? वैसे रोहित, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर दीवान से कितने लोगों को अभी तक किडनैप करवाया है? रोहित सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, करीब 9 से भी ज्यादा लोग। रोहित का जवाब सुनकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन कोई और था जो सुहानी से भी कहीं ज्यादा हैरान था, और वो था युवराज दुआ। युवराज खुद से कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड बिना उसकी जानकारी के इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अपना अगला सवाल करती है। ये सवाल पूछते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है और वो हिम्मत करके रोहित से कहती है, क्या युवराज सर भी इसमें इन्वॉल्व हैं? हेलो व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी और भी ला सकूं। सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो सोचता है, क्या ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है? रोहित जवाब देता है, मुझे नहीं पता युवराज सर इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं। रोहित के इस जवाब से सुहानी एक चैन की सांस लेती है। उसे खुशी थी कि कम से कम रोहित ने हाँ तो नहीं कहा था। पूछने ही वाली थी, तभी रोहित के फोन का अलार्म बजता है। अलार्म देखकर रोहित सुहानी से कहता है, अब मुझे निकलना होगा, आई एम सॉरी, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। इस पर सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता और वहां से चला जाता है। रोहित को जाते देखकर युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। युवराज फोन पर किसी से कहता है, ब्लैक हुडी, ब्लू जीन्स, हाइट 5 फीट 8 इंच, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये लड़का अभी एनर्जी पार्क से निकल रहा है, इस पर नजर रखो। फोन से किसी आदमी की आवाज आती है, ओके सर। यह सुनकर युवराज फोन कट कर देता है। रोहित के जाने के बाद सुहानी कुछ देर के लिए पार्क में बैठ जाती है। सुहानी अकेले फाउंटेन के पास बैठे पिछले 2 दिनों से हुई सभी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब का सामना कैसे करे। वो किसी भी तरह से युवराज को उस साय से जल्द आजाद कराना चाहती थी, लेकिन वो खुद अब इसमें फंसती चली जा रही थी। युवराज कुछ दूर खड़े होकर सुहानी को ही देखे जा रहा था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखे वहां बैठे कुछ सोच रही थी। तभी युवराज उसके सामने आ जाता है और किसी के आने की आहट सुनकर सुहानी अपना सर उठाती है। सामने युवराज को देखकर वो चौंक जाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी से कहता है, सुहानी, आई नीड योर हेल्प। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।